नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का साई इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है जयपुर गुर्जर की थड़ी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है प्यारे दोस्तों, अपने दुर्ग चल रहे थे और 2 से 3 दुर्ग अपन समाप्त कर चुके थे। अब एक नया और शानदार और जबरदस्त दुर्ग लेके आया हूं, जो कि मारवाड़ के दुर्ग में बहुत जबरदस्त बताया जाता है, जिसको कि जोधपुर का दुर्ग कहा जाता है। जैसा कि आप लोग प्यारे बच्चों देख ही रहे हो, चित्र के ऊपर ग्राफिक्स में आप लोगों को ये जोधपुर के दुर्ग का नजारा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जोधपुर का दुर्ग। क्या लिखा हुआ है? जोधपुर का दुर्ग लिखा हुआ है। अब यदि अपन इस जोधपुर के दुर्ग का अध्ययन करने का प्रयास करें, क्या करें? यहाँ पर अपन जोधपुर के दुर्ग का अध्ययन करने का प्रयास करें तो जोधपुर का दुर्ग यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट जोधपुर का दुर्ग है। अब इस जोधपुर के दुर्ग का जो निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों, ये राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया, तो राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया? 1459 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो गई बात? 1459 को यदि अपन विक्रम संवत में बोलते हैं, अर्थात ईस्वी पूर्व, तो ईस्वी पूर्व देखें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1515 ईस्वी पूर्व, 1515 ईस्वी पूर्व लिख सकता हूं। क्लियर हो गई बात? अब यदि अपन इस दुर्ग के बारे में देखें प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं जिससे और क्लियर दिखेगा। अब यदि इस दुर्ग के बारे में देखें तो राव जो जोधा थे वह जोधना का निर्माण करना चाह रहे थे, अर्थात जोधपुर के दुर्ग का निर्माण करना चाह रहे थे। जब जोधपुर के दुर्ग का निर्माण करने का विचार बनाया जा रहा था, तो आरंभ में यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी के ऊपर बनवाने का विचार किया गया? तो कहा जाता है कि आरंभ में राव जोधा कहते हैं कि जोधपुर की, कौन सी प्यारे बच्चों? जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग के निर्माण करने का विचार तय किया गया था कि अर्थात जोधपुर की मसूरिया की पहाड़ी है, उसके ऊपर इस दुर्ग का निर्माण कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब इस मसूरिया पहाड़ी का सर्च किया गया या इस मसूरिया पहाड़ी पे जाकर छानबीन की गई, तो पता लगा कि इस पहाड़ी के ऊपर पानी की अत्यंत समस्या है। किसकी समस्या है? पानी की अत्यंत समस्या है। तो यहां मैं लिख देता हूं पानी की समस्या। किसकी समस्या है? पानी की अत्यंत समस्या होने के कारण इस पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग को निर्माण करने की प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया, अर्थात रिजेक्ट कर दिया गया कि यहां पर इस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया जाएगा, यहां पर इस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। क्लियर हो गई फिल्म बात प्यारे बच्चों दिमाग में? अब क्या हुआ? अब एक नई जगह तलाश करने का प्रयास किया गया कि कोई दूसरी जगह पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाए, किसी दूसरी जगह पर। तो दूसरी पहाड़ी की तलाश की गई। जैसा कि आप लोगों को यह पहाड़ी यहां पर दिख रही है, यह पहाड़ी बनी हुई है, जिस पहाड़ी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है। ये पहाड़ी आप लोगों को रेड लाइन में बना रहा हूं, ये पहाड़ी बनी हुई है। तो इस पहाड़ी की तलाश की गई, अर्थात इस पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग को बनाने का निर्माण आरंभ करवाया गया या विचार किया गया कि इस पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का, अर्थात जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाए। जब इस दुर्ग के निर्माण करवाने का प्रयास किया गया, तो इस पहाड़ी का वास्तविक नाम क्या था? तो इस पहाड़ी का वास्तविक नाम था पचोटिया पहाड़ी। पचोटिया पहाड़ी। क्या पहाड़ी का नाम क्या था? पचोटिया पहाड़ी इस पहाड़ी का नाम बताया जाता है। क्लियर है फिल्म दिमाग में प्यारे बच्चों? तो पचोटिया पहाड़ी इस पहाड़ी का नाम बताया गया है।
यहां तक क्लियर है। अब इस पचोटिया पहाड़ी के ऊपर एक योगी तपस्या किया करता था जिसका नाम था चिड़ियानाथ। चिड़ियानाथ कौन तपस्या किया करता था? चिड़ियानाथ नाम का योगी इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या किया करता था। तो चिड़ियानाथ नाम के योगी के द्वारा इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या करने के कारण, चिड़ियानाथ नाम के योगी के द्वारा इस पहाड़ी पर तपस्या करने के कारण इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पड़ गया। चिड़िया 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 पड़ गया। अर्थात इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या करने के कारण और उसी योगी के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? चिड़िया टूक पहाड़ी। इस बात को आप लोग याद रखना। अर्थात चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इस चिड़िया टूक पहाड़ी का वास्तविक नाम क्या था? पचोटिया पहाड़ी। क्या नाम था? पचोटिया पहाड़ी। तो चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाए जाने के कारण इस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी इस पहाड़ी को जाना जाता है और इस दुर्ग को भी चिड़िया टूक दुर्ग कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब यदि अपन आगे चलते हैं, कहा जाता है कि जब राव जोधा इस चिड़िया टूक पहाड़ी या पचोटिया पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे तो चिड़ियानाथ नाम का योगी क्या कहता है कि चिड़ियानाथ नाम का योगी कहता है कि आप ऐसा करें, इस दुर्ग का निर्माण किसी अन्य पहाड़ी पर जाके करवा लें क्योंकि यह मेरी तपोभूमि है। क्या है प्यारे बच्चों? कि यह मेरी तपोभूमि है, तो आप किसी अन्य पहाड़ी के ऊपर जाकर इस दुर्ग का निर्माण करवाएं। इस दुर्ग का निर्माण करवाएं। जैसे ही इस बात के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाएं। ठीक है बात प्यारे बच्चों? तो जैसे ही चिड़ियानाथ ये शब्द कहता है, लेकिन राव जोधा जो होते हैं वह शक्ति के उसमें मशहूर होते हैं। वह कहते हैं कि नहीं, इसी दुर्ग के ऊपर या इसी पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाएगा। इसी पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाएगा और इस चिड़ियानाथ नाम के योगी को वहां से जबरन हटा दिया जाता है। चिड़ियानाथ नाम के योगी को वहां से जबरन हटा दिया जाता है। जब वहां से जबरन हटाया जाता है तो ये चिड़ियानाथ नाम का योगी जो होता है वह क्या दे देता है? श्राप दे देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों? श्राप देता है। क्या देता है? श्राप देता है। जब वह श्राप देता है तो श्राप में क्या कहता है? वह श्राप में कहता है कि राव जोधा, जो तू इस दुर्ग का निर्माण अभय दुर्ग के रूप में कर रहा है, जो तू इस दुर्ग का निर्माण एक अभय दुर्ग के रूप में कर रहा है, यह तेरा दुर्ग अभय कभी नहीं रहेगा। यह तेरा दुर्ग अभय कभी नहीं रहेगा। और इस प्रकार से जो ये चिड़ियानाथ होते हैं यहां से रवाना हो जाते हैं। यहां से क्या हो जाते हैं? रवाना हो जाते हैं। अब क्या होता है प्यारे बच्चों? राव जोधा इस दुर्ग का निर्माण करना आरंभ करवा देते हैं। जैसे इस दुर्ग का निर्माण आरंभ होता है तो रात को तो इस दुर्ग के जो एक दिन पहले तो इस दुर्ग की नींव डलती है और थोड़ी सी दीवार बन जाती है, लेकिन जैसे ही अगले दिन जाके देखते हैं तो वह दीवार भी गिर जाती है और नींव भी धंस जाती है। इस बात से राव जोधा काफी परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के कारण वह रिद्धी बाई को बुलाते हैं, जिसे करणी माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करणी माता कहा जाता है। तो रिद्धी बाई को बुलाते हैं और रिद्धी बाई क्या करती है? इस दुर्ग की नींव रखती है। अर्थात जो जोधपुर का दुर्ग है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? रिद्धी बाई के द्वारा रखी गई थी। क्लियर होगी बात? रिद्धी बाई को अपन करणी माता भी कहते हैं, जो कि चूहों की देवी के नाम से जानी जाती है।
किसके नाम जानी जाती है? चूहों की देवी के नाम से जानी जाती है, अर्थात रिद्धि बाई। क्लियर हो गई फिल्म प्यारे बच्चों दिमाग में? अब अपन आगे चलते हैं। इतना करने के बावजूद भी श्राप पूरा नहीं हो पाता है, श्राप नहीं कट पाता है। कहने का मतलब यह है कि श्राप नहीं कट पाता है। जब श्राप नहीं कट पाता है प्यारे बच्चों, तो राव जोधा क्या करते हैं? राव जोधा एक मेघवाल जाति का एक कंवारा पुरुष होता है जिसका नाम राजा राम बताया जाता है। क्या बताया गया है? राजा राम। राजा राम मेघवाल। इस राजा राम मेघवाल को बहुत सी पुस्तकों के अंदर रज्जू भी कहा गया है, रज्जू भांबी। रज्जू भांबी भी बहुत सी पुस्तकों के अंदर इसको लिखा हुआ मिलता है, या बहुत सी पुस्तकों में इसको रज्जू भांबी भी कहा गया है। कुल मिला के राजा राम मेघवाल नाम का एक व्यक्ति जो होता है वह इस दुर्ग की नींव में जिंदा चुनवा दिया जाता है। आज भी इस दुर्ग के तहखाने में राजा राम मेघवाल का स्थान बना हुआ है। आज भी इस दुर्ग के तहखाने में राजा राम मेघवाल का स्थान बना हुआ है। इसके साथ साथ इस दुर्ग के निर्माण में एक ब्राह्मण देवता की भी बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? एक ब्राह्मण देवता। एक ब्राह्मण देवता की बलि दी जाती है, याद रखना। इस ब्राह्मण देवता की जो छतरी है, इस ब्राह्मण देवता की जो छतरी है वह मंडोर के दुर्ग में स्थित है। वह कहां पर स्थित है? मंडोर के दुर्ग में स्थित है। किसकी छतरी? ब्राह्मण देवता की छतरी। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? अर्थात मंडोर के दुर्ग में जो छतरी स्थित है वह किसकी छतरी है? ब्राह्मण देवता की छतरी है। इस बात को याद रखना। जो कि जोधपुर के दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना के दौरान तांत्रिक विद्या को सिद्ध करने के लिए बलि दी गई थी, अर्थात 2 व्यक्तियों के प्राणों की आहुति दी गई थी जोधपुर के दुर्ग के निर्माण के समय। एक का नाम था राजा राम मेघवाल और दूसरी थी ब्राह्मण देवता की छतरी। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब चलते हैं अपन। अब जैसे ही अपने को यह दुर्ग दिख रहा है प्यारे बच्चों, यह दुर्ग यदि अपन इस दुर्ग की जमीन से लेकर इस दुर्ग की आसमान तक यदि अपन लंबाई देखते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक, इस दुर्ग की आसमान का मतलब यह है जमीन से लेकर इसके अंतिम छोर तक की इसकी लंबाई देखते हैं, तो इस दुर्ग की जो लंबाई बताई जाती है वह लगभग 122 फीट बताई गई है। तल से, धरातल से लेकर इसके अंतिम छोर तक लगभग 122 फीट। लगभग इसलिए 122 फीट कहा है कि कहीं पर ये नीचे है, यहां पर नीचे है, तो कहीं पर ये ऊंचाई पर है और यहां पर भी और ज्यादा ऊंचा है। तो इस प्रकार से यह ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा बना होने के कारण अपन लगभग बोल देते हैं कि यह धरातल से इस दुर्ग की ऊंचाई है वह 122 फीट बताई जाती है। क्लियर हो गई बात? अब अपन चलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, अब अपन क्या देखते हैं कि यहां से, अर्थात इस पहाड़ी से लेकर, पहाड़ी से इसकी जो प्राचीर है प्यारे बच्चों, पहाड़ी से इस दुर्ग की ऊंचाई कितनी है? अब प्रश्न क्या उठता है कि इस पहाड़ी से इस दुर्ग की ऊंचाई कितनी है? तो इस पहाड़ी से इस दुर्ग की जो ऊंचाई है, इस पहाड़ी से इस दुर्ग की जो ऊंचाई है वह 20 से 120 फीट बताई गई है। 20 से 120 फीट इसलिए है कि अब इतना सा है यहां पर, तो ये 20 फुट हो गया, यह जो टॉप पे चले गया यह 122 फीट हो गया। इस प्रकार से इसकी धरातल से और इसकी जमीन से जो ऊंचाई बताई गई है वह इस प्रकार से बताई जाती है। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब यदि अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये नेक्स्ट पेज अपने को दुर्ग दिख रहा है।
ये आप लोगों को मेहरानगढ़ स्पष्ट नजर आ रहा है। यदि अपन इस दुर्ग का और ज्यादा अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, तो यदि अपन इस दुर्ग का और ज्यादा अध्ययन करते हैं तो इसकी यदि अपन लंबाई देखते हैं, इस दुर्ग की यदि अपन लंबाई देखते हैं तो इस दुर्ग की जो लंबाई है, इस दुर्ग की यदि अपन लंबाई देखते हैं, देखो इस दुर्ग की यदि अपन लंबाई देखते हैं, यहां पे मैं लंबाई दिख देता हूं, इस दुर्ग की जो लंबाई देखते हैं वह लगभग 500 गज बताई जाती है। क्या बताई गई है? इसकी जो लंबाई है, देखो कितना लंबा दिख रहा है, तो इसकी जो लंबाई है प्यारे बच्चों वह लगभग 500 गज के आसपास बताई जाती है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? अब यदि अपन और आगे चलते हैं, अब यदि अपन और आगे चलते हैं तो इस दुर्ग की चौड़ाई कितनी है, इस दुर्ग की चौड़ाई कितनी है, तो इस दुर्ग की जो चौड़ाई है वह लगभग 230 गज बताई गई है। लगभग 230 गज इसकी क्या बताई जाती है? इसकी चौड़ाई बताई जाती है। लंबाई हो गई 500 गज और चौड़ाई हो गई 230 गज। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? अब यदि अपन आगे देखें कि इतनी ज्यादा लंबाई चौड़ाई और इतनी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण ही, अर्थात इस विशालता के कारण ही ये जोधपुर का जो दुर्ग है यह मेहरानगढ़ के नाम से जाना गया। आई बात समझ में कि इसको मेहरानगढ़ क्यों कहा गया? इसी कारण से इस दुर्ग को क्या कहा गया? मेहरानगढ़ दुर्ग कहा गया। क्लियर है फिल्म दिमाग में प्यारे बच्चों? अब यदि अपन आगे चलते हैं, अब यदि अपन थोड़ा और आगे चलते हैं तो चिड़ियानाथ अर्थात चिड़िया टूक पर्वत पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा गया। चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा गया। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? इसके साथ ही देखो इस पे कितना उजाला दिख रहा है, तो सूरज की रोशनी इसके ऊपर चमकती हुई नजर आती है। तो सूरज की रोशनी सबसे पहले जोधपुर के अंदर इसी दुर्ग के ऊपर गिरती है, तो इस कारण से इस दुर्ग को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यगढ़ भी इस कारण से इस दुर्ग को कहा जाता है। अब यदि अपन ये सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरते हुए देख रहे हैं, जैसे ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरती है तो ये एक मणि के समान भी नजर आता है। किसके समान नजर आता है प्यारे बच्चों? मणि के समान भी नजर आता है। तो मणि के समान नजर आने के कारण इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि भी इसका नाम दिया जाता है। क्लियर होगी बात? अब यदि अपन इस दुर्ग की आकृति देखें, देखो इसकी आकृति देखो, ये दुर्ग है, यहां से अपन इसको देख रहे हैं तो ये पंख की तरह यहां पर दिख रहा है। अर्थात ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मोर के पंख हैं, ये मोर का जो बीच का शरीर जो होता है, धड़ जिसे कहते हैं, और यहां पर यह पूरा का पूरा मोर का मुख जैसा लग रहा है। तो इस दुर्ग को अपन देखते हैं तो यह दुर्ग मयूर के समान भी नजर आता है। किसके समान नजर आता है? मयूर के समान भी नजर आता है। तो मयूर के समान नजर आने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब यदि अपन देखें तो यह दुर्ग की यहां से एंट्री है, ये पोले नजर आ रही हैं, ये रास्ता है। तो दूर से यदि अपन इस दुर्ग को देखते हैं, दूर से यदि अपन इस दुर्ग को देखते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम और करता हूं। यदि अपन दूर से इस दुर्ग को देखते हैं, यहां पे मैं लेके जाता हूं, अगर यहां पर इस दुर्ग को अपन देखने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर इस दुर्ग को देखने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर यदि कोई दुश्मन सेना खड़ी हुई है, दुश्मन सेना खड़ी हुई है, तो वह जिस दुर्ग को जैसे ही देखेगी तो उसको लगेगा कि यह तो बिल्कुल छोटा सा दुर्ग है। कैसा है? बिल्कुल छोटा सा दुर्ग है। और जैसे ही सेना अंदर प्रवेश करती है तो यह विशाल दुर्ग नजर आता है। देखो, जैसे ही सेना अंदर प्रवेश करेगी तो यह विशाल दुर्ग के रूप में नजर आता है।
अर्थात जैसे सेना यहां पर आती है तो यह दुर्ग बिल्कुल छोटा सा नजर आता है, अर्थात आगे से सकड़ा हो, अर्थात आगे से सकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो। आगे से तो सकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो, तो उस प्रकार के दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। तो जो जोधपुर का मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इसे कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा गया? कागमुखी दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्थात आगे से सकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो। आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा जो दुर्ग होता है उसको क्या कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? तो इस दुर्ग को हम मेहरानगढ़ भी कहते हैं, अर्थात आकृति में काफी बड़ा विशाल होने के कारण यह मेहरानगढ़ भी कहलाता है। चिड़ियानाथ की तपोभूमि होने के कारण इस पहाड़ी को चिड़िया टूक पर्वत कहते हैं। तो चिड़िया टूक पर्वत कहने के कारण इस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। तथा इसके साथ साथ इस पे सूर्य की रोशनी सबसे पहले ही पड़ती हुई नजर आती है, तो इसे सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। जब सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक मणि की तरह चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तथा इसके साथ साथ यह दुर्ग मोर की आकृति का भी हमारे को नजर आता है। जैसे कि कोई मोर है जो कि अपने पंखों को फैलाए हुए, अपने जो मोर पंखियां हैं उनको फैलाए हुए आराम से बैठा हुआ है, तो ये मोर पंखी के समान भी नजर आता है। ये देखो, ये पूरा मोर का एक पंख का जाल सा बना हुआ है और यहां पर ये मोर बना हुआ है, तो मोर के समान भी नजर आता है। इसलिए इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि और इसको देखने का अपन प्रयास करें, यदि अपन और इसको देखने का प्रयास करें तो अपन यहां पर भी देखते हैं, तो ये जो दुर्ग है आगे से तो सकड़ा है और पीछे से चौड़ा है। आगे से सकड़ा है और पीछे से चौड़ा है, अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो आगे से सकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो, कागमुखी दुर्ग कहलाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? यह जो दुर्ग है यह कागमुखी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह है हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग की कुछ मुख्य मुख्य बातें। अब अपन मेहरानगढ़ दुर्ग के आगे वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये आगे वाले टॉपिक पे जैसे ही अपन चलते हैं प्यारे बच्चों, अपने को यहां पर एक पोल नजर आती है। पोल का मतलब होता है दरवाजा। पोल का मतलब क्या होता है? दरवाजा। इस पोल को यदि देखें अपन तो कितनी सुंदर नक्काशी इस पोल के ऊपर हमारे को बनती हुई नजर आती है। तथा इसके साथ साथ यहां पर हाथी घोड़े के चित्र भी हमारे को नजर आ रहे हैं। इधर भी हाथी घोड़े के चित्र हैं और इधर भी हाथी घोड़े के चित्र नजर आ रहे हैं। यहां पर बाकायदा हमारे को अग्नि जलती हुई दिख रही है तथा युद्ध के सीन भी दिख रहे हैं, जिसमें ऊंट भी है तो घोड़ा भी है तो हाथी भी है, युद्ध भी नजर आ रहा है। तो इस पोल का नाम क्या है? इस पोल को प्यारे बच्चों जयपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपोल के नाम से जाना जाता है। इस पोल का नाम क्या है? जयपोल है। क्लियर होगी बात? तो इस पोल का नाम जयपोल है। तो इस जयपोल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस जयपोल का निर्माण मान सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। मान सिंह राठौड़ के द्वारा इस पोल का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? मान सिंह राठौड़ के द्वारा इस जयपोल का निर्माण करवाया गया। तो जयपोल का निर्माण मान सिंह राठौड़ के द्वारा तो करवाया गया, लेकिन मान सिंह राठौड़ के द्वारा इस पोल का निर्माण क्यों करवाया गया? मान सिंह राठौड़ के द्वारा इस पोल का निर्माण क्यों करवाया गया? सीधा प्रश्न आता है। तो मान सिंह राठौड़ के द्वारा इस
पोल का निर्माण जयपुर प्लस बीकानेर, जयपुर प्लस बीकानेर की संयुक्त सेना पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना के विजय के उपलक्ष्य में इस पोल का निर्माण मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? सन 1808 में करवाया गया था। कब करवाया गया? सन 1808 में इस पोल का निर्माण करवाया गया। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अब इस पोल का अपन और ज्यादा गहराईता से अध्ययन करते हैं। इस पोल का अपन और ज्यादा गहराईता से अध्ययन करते हैं। यदि और ज्यादा गहराईता से अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, तो इस पोल के पास में ही हमारे को एक छतरी मिलती है जिसे कहते हैं कीरत सिंह सोडा की छतरी। किसकी है? कीरत सिंह सोडा। क्या होती है? कीरत सिंह सोडा की छतरी हमारे को कहां मिली? तो कीरत सिंह सोडा की छतरी हमारे को जयपुर पर ही देखने को मिलती है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? एग्जाम में आता है तो कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां मिली? तो कीरत सिंह सोडा की छतरी हमारे को कहां मिली? जयपुर पर देखने को मिली। ये हो गई प्यारे बच्चों हमारे पास जयपुर। जयपुर का निर्माण मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। मानसिंह राठौड़ के द्वारा क्यों करवाया गया? तो जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। क्लियर हो गई बात? अब आगे चले, कब करवाया गया? तो सन 1808 में करवाया गया। इस पोल के पास क्या मुख्य चीज स्थित है? तो कीरत सिंह सोडा की छतरी यहां पर स्थित है। क्लियर है बात फिल्म? अब अपन आगे पृष्ठ पे चलते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों जयपुर के बारे में कंप्लीट। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे यदि अपन देखते हैं तो हमारे को यहां पर एक और पोल बनी हुई नजर आती है। इसको देखने से ही पता चल रहा है कि यह पोल क्या होगी। यहां पर हमारे को लोहे का दरवाजा बना हुआ नजर आ रहा है। किसका दरवाजा बना हुआ नजर आ रहा है? लोहे का। तो लोहे का दरवाजा बना नजर आ रहा है। तो ये जो पोल है, इस पोल का नाम क्या है? लोहा पोल। इस पोल का नाम क्या है प्यारे बच्चों? लोहा पोल इस पोल का नाम बताया जाता है। यदि अपन इस लोहा पोल का अध्ययन करें तो इस लोहा पोल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस लोहा पोल का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? मालदेव के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है बात? तथा मालदेव के द्वारा करवाया गया, परंतु मालदेव इसको पूर्ण नहीं करवा पाए थे। तो इसको पूर्ण किसने करवाया? विजय सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। इसको पूर्ण किसने करवाया? विजय सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। क्लियर हो गई बात? अर्थात जो लोहा पोल है प्यारे बच्चों, इस लोहा पोल का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव के द्वारा करवाया गया। तथा इसको पूर्ण किसने करवाया? विजय सिंह ने करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? विजय सिंह के द्वारा इस पोल का निर्माण या इस पोल को पूरा करवाया गया। अब इस पोल का यदि अपन गहराईता से अध्ययन करते हैं तो इसी पोल के पास में हमारे को धन्ना व भीवा की हमारे को क्या मिल जाती है? छतरी मिल जाती है।
धन्ना व भीवा की हमारे को क्या मिलती है? छतरी मिल जाती है, जिसको मामा भांजा कहा जाता है। मामा भांजे की छतरी क्या कहा जाता है? मामा भांजे की छतरी कहा जाता है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? इस मामा भांजे की छतरी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है 10 खंभों की छतरी। क्या कहा जाता है? 10 खंभों की छतरी कहा जाता है। इस 10 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस 10 खंभों की छतरी का निर्माण अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? अर्थात इस लोहा पोल का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया, परंतु इसको पूर्ण किसने करवाया? विजय सिंह के द्वारा करवाया गया। इसी पोल के पास में धन्ना और भिवा नाम के वीरों की छतरियां बनी हुई हैं, जिसे मामा भांजे की छतरी कहते हैं, या इसका नाम 10 खंभों की छतरी भी बताया गया है। इस 10 खंभे की छतरी का निर्माण अजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, तथा इसके साथ साथ इस लोहा पोल की दीवारों पर 81 वीरांगनाओं की हथेली के निशान भी बने हुए हैं। वीरांगनाओं की हथेलियों के निशान भी यहां पर बने हुए मिलते हैं। तो 81 वीरांगनाओं की हथेलियों के जो निशान है वह कहां पर मिले? हमें लोहा पोल पर ही मिले। ये वीरांगनाएं कौन थी? ये वीरांगनाएं सती हुई थी। अर्थात ये कौन थी? ये सतियां थी। इसका मतलब इस लोहा पोल के बारे में अभी देखें तो इस लोहा पोल का निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया, इसको पूरा विजय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस पोल के पास में धन्ना और भीमा की छतरी है, जिसको मामा भांजे की छतरी भी कहा जाता है। इसका नाम 10 खंभों की छतरी भी है। इसका निर्माण अजीत सिंह जी राठौड़ के द्वारा करवाया गया था, तथा इसके साथ साथ 81 वीरांगनाओं की यहाँ पर हथेलियों के निशान भी मिलते हैं, जो कि युद्ध में सती हुई थी। जौहर किया था जिसे कहते हैं, जिसे देशी भाषा में कह सकते हैं जौहर करना। अग्नि में कूद जाना, यह अपना लोहा पोल बताया गया है। इसके पश्चात यदि अपन और आगे चलें तो अपने को यहां पर एक और पोल नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। यह पोल आप लोगों को दिख रहा है। इस पोल का नाम क्या है? इस पोल का नाम है फतेह पोल। इस पोल का नाम क्या है? फतेह पोल है। फतेह पोल इस पोल का नाम है, और इस पोल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस पोल का निर्माण करवाया गया था प्यारे बच्चों अजीत सिंह जी के द्वारा। अजीत सिंह जी के द्वारा इस पोल का निर्माण करवाया गया था। अब इस पोल का निर्माण अजीत सिंह जी ने किस खुशी में करवाया था? तो इस पोल का निर्माण अजीत सिंह जी ने मारवाड़ के ऊपर खालसा कर हटाने की खुशी में करवाया था, जो कि पहले खालसा क्षेत्र में जोधपुर को शामिल कर लिया गया था। तो अजीत सिंह जी के समय खालसा कर हटने के कारण ही इसका निर्माण करवाया गया था फतेह पोल का। ये आपकी जोधपुर के दुर्ग में कुछ खास पोले हैं प्यारे बच्चों। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आगे इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है। अभी आपको मैंने इस दुर्ग के बाहर की संरचना तथा दुर्ग के भीतर प्रवेश करते हुए पोलों की संरचना और उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में समझाया है। आगे मैं क्या समझाऊंगा कि इस दुर्ग के अंदर क्या है, क्या क्या उपस्थित है, उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं दीपक कौशिक आज्ञा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।